वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो कि क्लास 9 का ही साइंस का एक चैप्टर है, जिसमें मैं आप लोगों को आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ सेल के बारे में बताया हुआ था कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, सेल, जो कि एक सेल है और उसके इन्वेंशन किसने किया था, ये सारी चीज़ें हमने मतलब उस क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज जो मैं आपको कुछ जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो न्यूक्लियस, ये तीन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट जो है हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को आपने लाइक शेयर नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करो, ताकि आप जो है नेक्स्ट वीडियोस भी, जो वीडियो मैं अपलोड करूं, जो वीडियो मैं डालूं, वो आप लोग देख सको। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो कि कोई भी एक सेल, जब हम किसी भी एक सेल को, मान लो कि कोई भी एक सेल है, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उस सेल को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ओके, तो हमें तीन चीज़ें हमेशा क्लियरली विजिबल होती है। और वो तीन चीज़ें क्या होती है? फर्स्ट है ये जो आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और ये क्या है? इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और जो यहाँ पे एक फ्लूइड लाइक डेंस मटेरियल होता है, जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये तीन चीज़ें जो है वो हमें किसी भी माइक्रोस्कोप में विजिबल होती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जैसे कि जो सेल है उसका आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ओके, जो आउटर मोस्ट, क्योंकि सेल के अंदर का कंटेंट जो है वो इनसाइड है और बाहर जो है वो सेल के, मतलब सेल का जो भी मटेरियल है वो सेल के अंदर है, सेल के बाहर कुछ नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसको क्या, एक बाउंड्री है जो उसके मटेरियल को बाहर जाने नहीं दे रहा है, या बाहर के एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में जो भी चीज़ है वो उसको अंदर आने नहीं दे रहा है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर कवरिंग लेयर होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली किस चीज का बना हुआ होता है? ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है लिपिड। ओके, लिपिड मीन्स क्या होता है? फैट्स। तो प्रोटीन और लिपिड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सी चीज़? ये जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है ये। ओके, अब ये प्रोटीन और लिपिड इसको कहाँ से मिलता है? प्रोटीन और लिपिड जो है सेल के अंदर ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। और वही सेल के छोटे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहीं से उनको क्या मिलता है? प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन जैसे राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, जो लिपिड, क्योंकि राइबोसोम्स जो होता है वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, दैट्स वाई प्रोटीन जो होगा वो राइबोसोम से मिलेगा। ठीक है, लिपिड में जैसे हम लोग यहाँ पे सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें एक राइबोसोम कंटेन होता है, दूसरा वाला बिल्कुल स्मूथ होता है। तो जो स्मूथ वाला होता है जिसमें लिपिड का सिंथेसिस होता है, तो वही प्रोटीन और लिपिड जो होता है वो सेल के अंदर से ही ऑब्टेन होता है और वो सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। ओके, तो इसके बाद जो है और एक चीज़ की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, ये प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है। इसके साथ ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और एक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जिसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहलाता है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के बाहर सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो कुछ ही चीज़ों को क्या करता है, कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर आने के लिए अलाउ करता है और सेल के बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, मीन्स कि कुछ ही चीज़ों को सेल के अंदर आने के लिए परमिशन देगा और सेल के बाहर जाने के लिए परमिशन देगा। तो इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी आपका गिवन है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका रीज़न क्या है? बिकॉज
इट परमिट्स ओनली सम मटेरियल्स टू इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। ठीक है, तो सेल के अंदर कुछ चीज़ों को आने देता है और कुछ चीज़ों को बाहर जाने के लिए देता है। तो ये जो सेलेक्टेड मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे वाटर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन, CO2, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर, अब यहीं पे जो सेल के अंदर जो वाटर आता है वो किस कारण से आता है, ये भी एक प्रोसेस के द्वारा होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो वाटर का, जैसे कि मान लो कि वाटर का कंसंट्रेशन जो सराउंडिंग में अगर बाहर जो है वो ज़्यादा है, आउटसाइड द सेल अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर सेल के अंदर अगर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, तो जो वाटर होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आएगा। ओके, इसी तरह से अगर मान लो कि वाटर का कंसंट्रेशन अगर इस सेल के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है, इनसाइड द सेल अगर वाटर का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है, तो वाटर ज़्यादा होने के कारण ये हाई जो रीजन होगा वो लोअर रीजन में जाएगा। हायर कंसंट्रेटेड रीजन जो है वो इनसाइड द सेल है और बाहर जो है वो क्या है, कम है, ठीक है, लो रीजन का है। तो जिस कारण से क्या होगा, कंसंट्रेशन बाहर कम होने के कारण जो वाटर का कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है तो ये अंदर से बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है, जो ट्रांसमिशन ऑफ वाटर फ्रॉम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ओके, समझ में आया कि वाटर का कंसंट्रेशन जहाँ पे भी, अगर मान लो कि सेल के अंदर ज़्यादा है तो बाहर की ओर जाएगा और अगर बाहर ज़्यादा है तो सेल के अंदर की ओर आएगा, मतलब हायर रीजन टू हायर कंसंट्रेटेड रीजन टू लोअर कंसंट्रेटेड रीजन। इज दैट क्लियर? तो ये वाटर का जिसमें होता है, ठीक है, बट ऑक्सीजन और CO2 जो है ये भी क्या होता है, इसी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही पास होता है, सेल के अंदर जाता है और सेल के बाहर जाता है। बट ये प्रोसेस जो जिसमें हमने वाटर वाला पढ़ा वो ऑस्मोसिस कहलाता है। बट डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें गैसेस जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की हो जाता है। इसमें वाटर का कंसंट्रेशन, ठीक है, बट इसमें गैसेस का कंसंट्रेशन जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। क्योंकि जैसे कि मान लो कि ये सेल है, अगर मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अगर बाहर ज़्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इनसाइड द सेल जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड बाहर ज़्यादा है, ठीक है, अंदर कम है, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा बाहर होने के कारण वो लोअर रीजन की ओर जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो कि अगर अंदर जो है CO2 का लेवल जो है या कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण बाहर के रीजन में आएगा, लोअर रीजन की ओर आएगा। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ओके, तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस भी हो गया। इसके साथ ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये बाहर के सराउंडिंग से सेल के अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करता है, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो प्रोटेक्टिव लेयर होने के कारण सेल के अंदर जो भी मटेरियल है वो सेल के अंदर होता है और सेल के अंदर होने के कारण ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको बिल्कुल सेपरेट करने का काम करता है। ओके, तो इस तरह से ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसे, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। साथ ही ये जो चीज़ें अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए जो सेलेक्टेड मटेरियल है, वाटर है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कुछ ऐसे मटेरियल्स, और मेन दो चीज़ें हैं वो यही है। वाटर का जो प्रोसेस होता है एक जो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो होता है जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल में जो है वो पेरिफेरल साइड में होता है, ओके, बट जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में कहाँ पे होता है, ये सेंटर पे होता है, ठीक है, न्यूक्लियस।
तो कंट्रोल करने का, सेल को कंट्रोल करने का काम जो है वो न्यूक्लियस करता है। इसके साथ ही न्यूक्लियस जो होता है ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होता है, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है, और डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन का मतलब है ये, मतलब दो मेम्ब्रेन है। और साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें पोर्स भी होते हैं। ये क्या है, पोर्स है, मतलब छेद है। तो ये पोर्स जो होता है, इसी पोर्स के थ्रू ही न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है वो कहाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जाता है, और जो इस साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर आता है, और ये इसी न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स कंटेन होते हैं। ठीक है, जो कि एक हेरिडिटी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन है ये पोरस होते हैं। साथ ही जैसे हमने अभी ये पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल मीन्स कि जो सेल होता है उसका आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, इसी तरह से न्यूक्लियस जो होता है उसका जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि डबल बाउंडेड होता है, और साथ ही इसमें पोर्स भी होते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के अंदर जो एक डेंस फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो एक डेंस फ्लूइड लाइक मटेरियल है इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो एक डेंस मटेरियल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इसमें मतलब कि इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, और यही क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होता है वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो होता है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में एज अ डीएनए के रूप में क्या होता है, वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स में क्या होता है, इसमें डीएनए कंटेन होता है, और यही डीएनए जो है वो ट्रांसफर होता है। अब इसी ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के ड्यूरिंग ये इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में होते हैं, बट ऐसे में ये जिसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा इसे हम कहेंगे क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है, अब इसी के बेस पे ही जो सेल होता है वो भी दो टाइप से होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होता है, या न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट डिफाइंड या डेवलप्ड, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड होता है। तो इसके जो डिफरेंसेस है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप ये देखो कि न्यूक्लियस के बेस पे जो है सेल जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो कहीं पे भी स्प्रेड जो है वो सेल के अंदर मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका हम क्या देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होता है, बट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड है जिसमें क्या होता है, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, फिर प्लांट्स आ गए, ह्यूमन बीइंग आ गया, तो हम जो है हम भी क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वेल डेवलप्ड है या नहीं। अगर डेवलप्ड है तो वो यूकैरियोटिक सेल है, अगर नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है, और ये क्या होता है, एक डेंस फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म। इट इज अ डेंस फ्लूइड लाइक मटेरियल।
that is found in between the nuclear membrane and cell membrane. ओके तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, बीच में होता है, और जो सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में इमर्ज्ड होते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में ही बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ओके, प्लास्टिड हो गए, जो प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। फिर वैक्यूल्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गया, ठीक है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए। ये सभी जो होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो इसे साइटोप्लाज्म में इमर्ज्ड होते हैं। ओके, अब जैसे सेल जो डिवाइड होता है, सेल डिवाइड जैसे कि मान लो कि जो यूनिसेलुलर, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो एक सिंगल सेल से ही बनता है। तो वो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बनता कैसे है? तो वो सिंगल सेल जो कि यूनिसेलुलर है और वो एक ए सेल होने के कारण वो क्या होता है कि सेल जो होता है सबसे पहले उसका सेल डिवीज़न होता है, और उसी सेल डिवीज़न के ड्यूरिंग जो होगा वो न्यूक्लियस का भी डिवीज़न होता है और साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न होगा और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी होगा, और इसी के बाद जो होगा एक सेल जो होगा वो दो सेल के रूप में डिवाइड होगा। ओके, तो आपका ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करो। थैंक यू सो मच।